और खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में आज से जियो टेलीकम्युनिकेशन की 5G सर्विसेज शुरू हो गई है। LG मनोज सिन्हा ने जम्मू में मुनक्किदा तकरीब में 5G सर्विस का इफ्तिताह किया। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि दुनिया भर में इंडिया का डेटा सबसे सस्ता है। LG ने कहा कि 5G खिदमात का आगाज जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा कदम है। 5G खिदमात श्रीनगर और जम्मू से शुरू होगी। रवां साल के आखिर तक हर तहसील को 5G सर्विसेज से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि 5G से हुकूमत के तरक्याती प्रोग्राम्स को उजागर किया जा सकता है। 5G खिदमात से इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज भी बेहतर होगी। जियो ने 5G सर्विस के लिए 1239 करोड़ की सरमायाकारी की है। 5G खिदमात से 36,000 से ज्यादा अफराद को रोजगार मिलेगा। मजीद डिजिटल पेमेंट्स होंगे। 400 से ज्यादा ऑनलाइन सर्विसेज हैं। इससे शोबे तालीम, ज़राअत और दीगर शोबों की तरक्की और खिदमात में सहूलत होगी। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर के लोग बेताबी से 5G सर्विस के मुंतजर थे। 5G से मोबाइल सारिफीन को तेज रफ्तार और सहूलत बख्श इंटरनेट सर्विस मिलेगी। Sir, our vision is in line with your vision, be it e-governance, startup ecosystem, digital payment और agriculture. Sir, ये सब चीजें इनकी दो लिमिटेशन है, दो चैलेंजेस होते हैं सर। एक तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ यूजर इंटरफेस और दूसरा होता है ब्रॉडबैंड का ना होना, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ब्रॉडबैंड पेनिट्रेशन। सर, इन दोनों चीजों को ट्रू 5G इज एड्रेसिंग एंड आई वी फील दैट जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं उनको बूस्ट मिलेगा बाय वर्चू ऑफ एन एनहांस्ड इकोसिस्टम एज वेल एज फास्ट लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जो कि इंडिजिनियसली है लो लेटेंसी के साथ फास्टेस्ट नेटवर्क की होगी। में अभी जो GDP का हमारा कंट्रीब्यूशन है दुगना हो जाए, ये स्कीम हम लोगों ने अभी अप्रूव की। और जो बजट हमारा रहा है एग्रीकल्चर और लाइट सेक्टर का, उसके अलावा आने वाले 5 साल में 5,013 करोड़ हमने खर्चा। एजुकेशन हमारा दूसरा मैं समझता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, MSME हो, डिफरेंट फील्ड में इसका लाभ खास तौर से मिलने वाला है पूरे यूटी को। और टैलेंट के मामले में मैं कह सकता हूँ जम्मू कश्मीर जैसा टैलेंट देश में कहीं नहीं। अब ऐसा समय आ गया है कि यहाँ के नौजवान अब हर अल्टरनेट डे यहाँ कोई स्टार्टअप एक नया जम्मू कश्मीर में भी शुरू होने लगा है। एवरी अल्टरनेट इज ए न्यू स्टार्टअप। तो उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। सिटीजन सेंट्रिक जो सर्विसेज हैं वो कॉमन मैन को सुविधापूर्वक उपलब्ध रहे, ये हमारे प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुझे लगता है कि जियो नेटवर्क के होने से, क्योंकि हमारे पास फाइबर नेटवर्क की कमी थी, भारत नेट यहाँ पूरी तरह से सेकेंड फेज लागू नहीं हो सका था, उसके कारण रिमोट एरियाज में हमें काफ़ी कठिनाई थी। उस कठिनाई से भी हमें निजात मिलेगी और जो हमारी मंशा है प्रशासन की, उसे हम पूरा कर सकेंगे। मैं आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और बात खत्म करने के पहले एक दो बात और, ये नेटवर्क लगने के बाद भी आप महसूस करते हैं कि कभी कभी गायब हो जाता है, तो इस कठिनाई को जियो को दूर करने की जरूरत है। बिल्कुल सर। मैं अभी 4G की बात कर रहा हूँ। जी। मैं भी महसूस करता हूँ, इसलिए मैंने आपके ध्यान में लाया है। दूसरा, आपके टावर जहां लगे हैं वहां भी कॉल ड्रॉप ठीक मात्रा में हो रहा है। तो दूसरा, इसको भी मुझे लगता है कि थोड़ा आप ध्यान देंगे। जहां तक परमिशन का सवाल है, यूडब्ल्यू का वो सब हम लोग फटाफट करा दे रहे हैं। कोई अगर कहीं कठिनाई हो तो आप IT सेक्रेटरी को दें। नीट भी जो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने बनाई है वो हमने नीट अपने यहाँ लागू कर दी है, तो कोई परमिशन में दिक्कत कहीं नहीं होगी। लेकिन हम प्राथमिकता के आधार पर उन कठिनाइयों को भी दूर करने की कोशिश करेंगे। और तीसरा, G20 का आयोजन श्रीनगर में होना है। मोटे तौर पर 150 से ज्यादा डेलीगेट्स आएंगे, तो जहां रुकेंगे वहां, और हमारा जो कन्वेंशन सेंटर है, ये तीनों कनेक्टिविटी ठीक रहे। अमरनाथ यात्रा में आप सबने सहयोग पहले दिया है। फाइबर आपने पहलगांव से लेकर के वहां तक बिछाई है। अब दूसरा एक्सिस जो रह गया इस बार यात्रा के पहले, दूसरा एक्सिस भी पूरा कर देंगे, तो मुझे लगता है कि देश भर के लोग आते हैं, एक अच्छा अनुभव लेकर के जाएंगे।
कश्मीरी पंडित अंजनी संजय शर्मा के कातिलों को कैफर किरदार तक पहुंचा दिया गया है। अवंतीपुरा इनकाउंटर में आकिब मुश्ताक नामी दहशतगर्द को हलाक किया गया। आकिब को संजय के कत्ल में मुलविस बताया गया। इस इनकाउंटर में आकिब समेत 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। इसी इनकाउंटर में एक जवान शहीद हुआ जबकि एक जवान जख्मी हुआ है। बताया जाता है कि टीआरएफ से ताल्लुक रखने वाला मिलिटेंट आकिब मुश्ताक बट मलंगपुरा पुलवामा का रिहायशी था। उसका ताल्लुक पहले एचएम से था, बाद में उसने टीआरएफ में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। पुलिस का कहना है कि आकिब संजय शर्मा के कत्ल में मुलविस था। इनकाउंटर में हलाक किए गए दूसरे मिलिटेंट की पहचान सैदाबाद पस्तौना त्राल के एजाज अहमद के तौर पर हुई है। पुलिस का कहना है कि ये दोनों ही संजय के कत्ल में मुलविस हैं। इससे कबल सिक्योरिटी फोर्सेस ने 14 आम शहरियों को बहिफाजत निकाला था। ये लोग उसी घर में थे जहां एक दहशतगर्द ने पनाह ली थी। हमारे पास कल शाम को स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आई और इस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे हमने एक जॉइंट ऑपरेशन किया जिसमें आर्मी, सीआरपीएफ और जेके पुलिस के जवान थे। सर्चेस स्टार्ट हुई और सर्चेस के दौरान जो है एक टेररिस्ट जो है वो हमें होल्ड अप मिला एक मॉस्क में। वहाँ पे हमने जो है काफ़ी एहतियात बरता और इस दौरान जो हमारे ब्रेव और करेजस जो एक जवान है वो पहले ही एक्सचेंज ऑफ फायर में जो है वो इंजर्ड हो गए ग्रीवियसली और बाद में वो शहीद भी हुए। इस एक्सचेंज ऑफ फायर में पहले ही एक टेररिस्ट जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इसके बाद जो है सर्चेज और चली और दूसरे टेररिस्ट को भी ढूंढ निकाला गया और उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। जहाँ तक बात करें कि जो इनकी आइडेंटिटी है तो इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि जो पहला टेररिस्ट है उसकी शिनाख्त हुई है एज आकिब। ये मलंगपुरा पुलवामा का रहने वाला है और ये पहले जो है एचएम के साथ मुंसलिक था और उसके बाद ये जो है पिछले कुछ महीनों से टीआरएफ लश्कर के साथ जो है काम कर रहा था। दूसरे जो टेररिस्ट है उसकी भी शिनाख्त अब हो गई है। उसका नाम एजाज अहमद भट्ट है, वो पस्तूना त्राल का रहने वाला है और ये दोनों जो है जो एजाज है जैश के साथ मुंसलिक था और इसने भी जॉइंटली एचएम और लश्कर के साथ जो है ये एक यूनिक चीज जो सामने आ रही है कि जॉइंटली काम करना शुरू किया था। और ये दोनों टेररिस्ट जो हैं वो जो रिसेंट माइनॉरिटी कम्युनिटी की जो किलिंग हुई है उसमें इन्वॉल्व थे और इसके साथ ही हम अब ये कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो फर्दर लीड्स हैं, फर्दर प्रोग्रेस हैं हमको मिले और बाकी जो ग्रुप्स एक्टिव हैं उनको भी न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। दोनों की इन्वॉल्वमेंट अभी तक जो है सामने आ रही है और इसमें जो हमारी रिकवरी भी हुई है उस हिसाब से हमारे पास जो है 2 AK राइफल्स रिकवर हुई हैं और साथ साथ में पिस्टल भी रिकवर हुआ है। उस पिस्टल की जो है वो जांच होगी और प्रॉपरली उसका जो है जो फोरेंसिक एनालिसिस है वो किया जाएगा ताकि इस केस को पुख्ता किया जाए। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की टारगेट किलिंग के बाद उनके अहले खाना ने इंसाफ की अपील की है। संजय शर्मा की अहलिया सुनीता शर्मा ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए कहा कि हुकूमत उनके खानदान को कहीं और मुंतकिल करे। सुनीता शर्मा ने कहा कि वो खौफजदा हैं और नहीं जानती कि मुस्तकबिल में उनका खानदान कैसे महफूज रहेगा। उन्होंने इंतजामिया से नौकरी का भी मुतालबा किया है। मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम घर में हैं, एनकाउंटर हुआ कहीं और, ये इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। गवर्नमेंट दावा कर रही है कि गवर्नमेंट दावा करती है तो मुझे मत मालूम है, ये गवर्नमेंट को पता है, मुझे मालूम नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, आप क्या चाहते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या चाहते हैं? जैसे यहाँ के लोकल्स भी चाहते थे इनजस्टिस होना चाहिए, इस फैमिली के साथ जस्टिस होना चाहिए और रिहेबिलिटेशन के हमारा क्या लोग भी चाहते थे। जब स्टेट गवर्नमेंट ही तब तक हम नहीं थे शुक्र, एलजी है तो ये हम भी शुक्र, आप भी नहीं, आप बिल्कुल शुक्र महसूस नहीं कर सकते हैं। हमारा को क्या है, हम इस वक्त मौजूद है संजय शर्मा जी की जो फैमिली है उनके साथ मौजूद है, इनकी जो अहलिया है और उनके बच्चे हैं। तो इनकी जो वाइफ है उनसे जानेंगे कि आखिरकार मतलब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या मरकज़ी हुकूमत से ये क्या चाहती है इस हवाले से। सुनीता जी, मुझे बताइए कि आप एलजी एडमिनिस्ट्रेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट से अब क्या चाहती क्या हो?
सर मैं सेंटर से ये चाहती हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरा कोई सहारा नहीं। आज तक आप इस गांव में किस तरह कोई खौफ महसूस कर रही थी क्या, या इससे आगे क्या महसूस कर रही है? सर मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरे साथ नहीं तो कोई मुझे मतलब किसी सिक्योरिटी के अंडर नहीं तो मेरे को यहाँ से हमें उठा लीजिएगा यहाँ से। हम कैसे रह पाए इधर? 50 साल से जब हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, किसी पड़ोसियों ने हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया, आज 50 साल के बाद हमारे लिए कौन दुश्मन आया? जो गेट के बाहर निकलते हुए दुश्मन ने उनको गिरा दिया। एक गरीब बंदे हम, एक हैंडीकेप्ड बंदा था वो, इसलिए मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी बाकी। हमारे 2 बेटे और भी हैं, ये ड्यूटी जाते हैं, हमें उन पे भी थोड़ा उनके लिए भी सपोर्ट दिया, क्वार्टर चाहिए। कल इनके साथ कुछ हो गया, एक को मार गिराया, कल इनके साथ हमने बाहर भी जाना, हम अंदर ही थोड़ा रहेंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, लोकल्स मुस्लिम्स जो है ये भी चाहते थे कि यहाँ 2 दिन से ये भी चाहते थे कि एक इंसाफ मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए फैमिली को। तो आज जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने कहा कि उस मिलिटेंट को मारा गया है, जो मिलिटेंट इसमें मुलव्वस था, तो आप क्या कहती? सर मैं ये गवर्नमेंट से ये अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ, चलो आप बोल रहे हो कि इंसाफ आपको मिल गया, उसको मार गिराया, वो मुझे नहीं पता, वो भगवान जाने। मैं ये आपसे अपील कर रही हूँ, मेरे बच्चों के लिए कुछ कीजिए और मुझे जॉब चाहिए, मेरा कुछ चारा कीजिए। ये थी संजीव कुमार जी की जो अहलिया थी। इनका यही मानना है कि आज तक इस इलाके में ये मुकामी मुसलमानों के साथ भाईचारे के साथ रहती थी और महफूज अपने आप को मानती थी, लेकिन आज जब ये वाक़ा पेश आया तो ये अपने आप को गैर महफूज यहाँ महसूस कर रही है। दूसरा इसका यही कहना है कि जो रिहेबिलिटेशन इसकी होनी चाहिए, स्टेट जो यूटी गवर्नमेंट है या मरकज़ी हुकूमत है, उनसे यही मांग है कि इसकी जो रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कश्मीरी पंडित संजय शर्मा के कत्ल में मुलविस मिलिटेंटों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश की। उन्होंने कहा कि पुलवामा में संजय शर्मा के कत्ल के सिर्फ 48 घंटों के अंदर अंदर उनके कत्ल में मुलविस मिलिटेंट को मार गिराने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को सराहा जाना चाहिए। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को बधाई देता हूं कि 48 घंटों के अंदर अंदर उस खूंखार आतंकवादी का सफाया कर दिया गया जिसने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में एक कश्मीरी पंडित की निर्मम हत्या की थी। इस आतंकवादी को उनके गुनाहों की सजा मिली। आतंकवादी बौखलाहट में है, डेस्पिरेशन में है, फ्रस्ट्रेशन में है। जिस प्रकार भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने ताबड़तोड़ ऑपरेशंस कश्मीर घाटी में शुरू किए हैं, अब ये भारतीय सेना का तो मुकाबला कर नहीं सकते, हमारी पुलिस का तो ये मुकाबला कर नहीं सकते, तो निहत्थे निर्दोष वहां के नागरिकों को टारगेटेड किलिंग्स द्वारा निशाना बनाने की साजिश है। आतंकवाद का ये मॉड्यूल भी खत्म हो जाएगा, ये साजिशें भी खत्म होंगी। रविंद्र रैना ने यह भी कहा कि मरकजी वजारत दाखिला की टीम जो जम्मू कश्मीर पहुंची है यकीनन सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेगी और पाक स्पॉन्सर दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत हिकमत अमली तैयार करेगी। की एक टीम जो जम्मू कश्मीर में आई है, वो यहाँ जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात के संदर्भ में यहाँ अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस, सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारियों के साथ वो बैठ के चिंतन मंथन करेंगे, रणनीति बनाएंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में विकास कार्य और यहाँ जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, कश्मीरी पंडित, पश्चिम पाकिस्तान से विस्थापित, पीओजेके के विस्थापित और यहाँ गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, गुजर्स, बकरवाल और पहाड़ी कबीले के लोगों से भी उनकी मुलाकात जो है उसका एक प्रयास हो रहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी पहल है। अपनी पार्टी के एक वफ्द ने अचन पुलवामा में मारे गए कश्मीरी पंडित संजय शर्मा के अहल खाना के साथ इजहार ताज़ियत किया। अपनी पार्टी जिला पुलवामा के सदर गुलाम मोहम्मद मीर की सरबराही पार्टी कारकुनान ने संजय शर्मा के अहल खाना से मुलाकात की। उन्होंने वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। इस मौके पर मीर ने कहा कि मुतासरा कुंबे की बाज़ाबतकारी सरकार की अव्वलीन जिम्मेदारी बनती है। इंसाफ और इंसानियत का कत्ल है।
इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। मेरी चाहत है, मेरा दुआ है अल्लाह से कि ऐसे हादसात कभी फिर रोनुमा न हो जाए कहीं हमारे कश्मीर में। और सरकार से मेरा मुतालबा है कि इनको मुकम्मल तौर बहाल किया जाए। ये जो वीडियो हो गया, क्या बेटा जो गुजर गया यहाँ का, जो उसकी वीडियो हो, यंग है, छोटी है, 3 छोटे बच्चे हैं, इंसान से रहा आता है ये इस हालत में है। और ये छोटे लेवल के बेचारे लोग हैं यहाँ पर, इनको मुकम्मल तौर कंपनसेट किया जाए। जितना ज़्यादा भी इनको कंपनसेट किया जाएगा वो कम है, जितना भी ज्यादा हो सके गवर्नमेंट से उनको कंपनसेट किया जाए। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनित्य ने कहा कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है और वो मामले में एक शिकायत कुनंदा है, लेकिन यह साफ दिखाई दे रहा है कि मोदी हुकूमत एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लीडरों के खिलाफ कार्रवाई के वक्त आम आदमी पार्टी खामोश थी। कांग्रेस तर्जुमान ने कहा कि बीजेपी को कश्मीर पर बोलने का कोई हक नहीं है। उन्होंने महबूबा मुफ्ती के बयान की तायीद की और कहा कि दावे वाली बीजेपी लीडर कश्मीरी पंडित मुलाजिमीन से मिलने की जहमत तक नहीं कर रहे हैं। भाजपा भले बैठकर सीना चौड़ा करके बोले घोटाला घोटाला घोटाला, जब घोटाला हो रहा था तब इन्होंने अपने मुंह में दही जमाई हुई थी, आंखों पे पट्टी बांधी हुई थी। कंप्लेनेंट नहीं है, कंप्लेनेंट कांग्रेस पार्टी है इस मामले में। कश्मीर से आज तो आई नहीं है खबर, चाहे वो मिस बाला हो, चाहे वो मिस्टर भट्ट हो, चाहे ये वाली कश्मीरी किलिंग, लगातार कश्मीरी पंडितों की चुन चुन कर हत्या की जा रही है। और लॉ एंड ऑर्डर का डंका बजाने वाली ये सरकार कहां, कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो जाती है जब ऐसा होता है। आपका नैतिक बोलने का क्या अधिकार है कश्मीर पर, जब कश्मीरी पंडितों की हत्या होती, जब वो अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, आप उनसे 3 महीने से मिलने का आपके पास टाइम नहीं है। आप उनको करंट वाले तारों से छुआ के मारते हैं, आप उनके ऊपर लाठियां बरसाते हैं। ये बात करेंगे कश्मीरी पंडितों के हक की, शर्म आनी चाहिए इनको। पूरी सरकार इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एक वाहियात फिल्म का प्रचार करने में जुट सकता है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के दर्द को, उनकी हत्याओं पर बोलने को ये तैयार नहीं है। कश्मीरी पंडित अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, उनसे मिलने का इनके पास वक्त नहीं है। कैसे हैं ये लोग? वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वजारत दाखिला के आला अफसरान की एक आला सतही टीम को जम्मू कश्मीर के 3 रोजा दौरे पर रवाना किया है। सिक्योरिटी की सूरत हाल, तरक्याती कामों, वज़ीर आज़म के तरक्याती पैकेज, कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स, POJK और वेस्ट पाक रिफ्यूजीज और बेघर अफराद और इससे मुताल्लिक उमूर का जायजा लिया जा सके। मरकजी वजारत दाखिला के जॉइंट सेक्रेटरी प्रशांत लोखंडे और दीगर सीनियर अफसरान की क़यादत में टीम आज जम्मू पहुंची। MHA की टीम ने राजभवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की और उनसे जम्मू कश्मीर की तरक्की और सलामती से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग के दौरान सिक्योरिटी सूरत हाल और ख़ास तौर पर PMDP और दीगर मरकजी स्पॉन्सर स्कीमों के तहत तरक्याती कामों का तफसीली जायजा भी लिया। यह टीम पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के आला हुक्काम के साथ सिक्योरिटी के मंजरनामे का तफसीली जायजा लेगी। की टीम जो कि दिल्ली से है वो यहाँ पे आ गई है। देख सकते हैं आप राजभवन, जो जम्मू का राजभवन है, यहाँ पे MHA की टीम पहुँची है। आप देख सकते हैं विजुअल्स के सहारे। इसमें जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है वो भी इसमें शामिल है। इस जो आप कंक्लेव देख रहे हैं, MHA के जो ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो भी हैं इसमें। आज ये यहाँ पे पहुँचे हैं जम्मू। यहाँ पे आज चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ LG के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी और उसके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से मिलेंगे और कल सिक्योरिटी का रिव्यू मीटिंग होगा। आप देख सकते हैं जो मीटिंग का दौर है वो अब चलेगा आज शाम तक। कल भी ये रिव्यू मीटिंग होगी, सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स पर बात होगी और कई चीज़ों पर इसमें बात होगी। सबसे ज़्यादा जो फोकस रहेगा वो सिक्योरिटी का रहेगा। जिस तरह से टारगेट किलिंग का सिलसिला चल पड़ा है, टारगेट किलिंग का सिलसिला जम्मू कश्मीर में है और आपने राजौरी में देखा, हमने 2 दिन पहले संजय शर्मा की जो हत्या हुई, ये चीज़ें फोकस में रहेंगी। किस तरह से सिक्योरिटी सिनेरियो को बीफ अप किया जाए, किस तरह से सिक्योरिटी रिव्यू को किया जाए, इसी तरह से जो प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो उसमें किस तरह से किया जाए, जो डेवलपमेंट के काम है, जो स्कीम्स हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, उस पर बात होगी। उसी के साथ साथ ऑफिसर से रिव्यू मीटिंग की जाएगी, रिव्यू लिया जाएगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो राजभवन है वहाँ पे हलचल बड़ी है और ऑफिसर्स लगातार वहाँ पे पहुँच रहे हैं, जो MHA के ऑफिसर्स हैं। और इसके साथ साथ मैं बताऊँ, जो कश्मीरी पंडितों की बात हो, रिफ्यूजीज़ की बात हो, POJK के रिफ्यूजीज़ हैं उनकी बात है, उस पर भी रिव्यू मीटिंग लिया जाएगा। तो
2 दिन का बड़ा हेक्टिक शेड्यूल है। जो ऑफिसर्स MHA के ऑफिसर्स यहाँ पहुँचे हैं जॉइंट सेक्रेटरी प्रशांत लखाड़े के अध्यक्षता में, उसके बाद ये रिपोर्ट देंगे अमित शाह को, यूनियन होम मिनिस्टर को, जब ये वापस परसों निकल जाएंगे 2 तारीख को, और उसके बाद उस पर जो यहाँ पे जो रिपोर्ट जाएगी उस पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा इशू है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी रिव्यू किया जाएगा इस मीटिंगों में जो आज और कल होने वाली है। यहाँ के ऑफिशियल से, यहाँ के LG से DGP रहेंगे, यहाँ के जो होम ऑफिशियल्स हैं, होम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, उनके साथ भी उनकी मीटिंग है। तो एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग जिस तरह मैंने कहा कि कल होने वाली है, तो बहुत फोकस रहेगा इन 2 दिनों में सिक्योरिटी के साथ साथ जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। कैमरामैन चांद के साथ न्यूज़ 18 जम्मू। POJ के रिफ्यूजी फ्रंट ने हुकूमत की तरफ से प्रॉपर्टी टैक्स के नफाज के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। फ्रंट ने कहा कि JPC रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने हर रिफ्यूजी खानदान को 30 लाख रुपए मुआवजा देने का वादा किया था, लेकिन इसके बदले टैक्स जमा करने के लिए कहा जा रहा है और जम्मू में जमीन खाली कराई जा रही है। हमारी डिमांड जो है वही है जो उन्होंने दफ्तर POJ के DPC लोगों का बंद किया है उसको दोबारा खोला जाए, और जो पैसा अभी 5.5 लाख इन्होंने दिया उन लोगों का रिलीज किया जाए। जो 20 लाख बैलेंस है वो भी इशू किया जाए। लोगों को परेशान किया जा रहा है। कई बोलते हैं तुम्हारे पास स्टेट लैंड है उसको खाली करो, कई बोलते हैं जो घर जो स्टेट लैंड में आता है उसको खाली करो। ये बड़े दुख की बात है। क्यों खाली करो? ये कहाँ जाएंगे ये लोग? ये इनको समझ नहीं आ रही है। इन्होंने उन लोगों के बारे में कुछ बनाकर रखा है, कोई इन्होंने कॉलोनियां बनाई हैं, कोई इनके लिए मकान बनाए हैं। क्यों ये खाली करें? क्यों इनके ऊपर टैक्स लगाया जाए, प्रॉपर्टी टैक्स? ये गवर्नमेंट को सोचना होगा। शिवसेना ने प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ एक दिन की भूख हड़ताल की। शिवसेना लीडरों के अलावा मुख्तलिफ समाजी और सियासी तंजीमों के नुमाइंदों ने प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि जम्मू कश्मीर में लोग पहले ही मसाइल से दो चार हैं और प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज से उनकी जेबों पर इजाफी बोझ पड़ेगा। प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ आज शिवसेना के साथ कई अन्य पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ जम्मू में उन्होंने प्रोटेस्ट किया है। इनकी मांग है कि प्रॉपर्टी टैक्स को ना लगाया जाए क्योंकि जम्मू के लोग जो है पहले ही महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं और ऐसे में प्रॉपर्टी टैक्स काफी नुकसान जो है पहुंचाएगा उनको, उनकी जेब पे अतिरिक्त बोझ डालेगा। और कई पार्टियां जिसमें कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, कई सामाजिक संगठन, सियासी संगठन के नुमाइंदे भी शिवसेना के साथ यहाँ पे शामिल हैं। आज तमाम जो पार्टियों के नुमाइंदे आपके साथ हैं, क्या कुछ जॉइंट आपकी मांग है? देखिए, एक ही मांग है जो जम्मू कश्मीर की जनता पर लगातार जो है करों का बोझ डाला जा रहा है। जम्मू कश्मीर की जनता ने स्टेटहुड मांगा है, राज्य का दर्जा मांगा है। जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली का जो है मांग की जा रही है लगातार। यहाँ के लोगों के साथ विकास का वादा किया गया था, रोजगार का वादा किया गया था, बेहतर व्यापार का वादा किया गया था, बड़े बड़े निवेश का वादा किया गया था, अमन बहाली का वादा किया गया था। वो कोई भी वादा तो जमीनी तौर पर पूरा नहीं हुआ, मगर लगातार जनता को, जम्मू कश्मीर की आवाम को करों के बोझ तले जो है लगातार दबाया जा रहा है। आज हम तमाम पार्टी के नेता यहाँ पर बैठे हैं। शिवसेना हमारे साथ, ऑल पार्टी यूनाइटेड फ्रंट है, सैनिक समाज पार्टी है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, यहाँ पर तमाम कई और पार्टियां जितनी भी यहाँ पर आई हैं, सबकी एक ही मांग है कि जम्मू कश्मीर की जनता पर जो पहले से ही करों के बोझ तले दबी हुई है, यहाँ का व्यापार चौपट हो चुका है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा, बिजली के बिल पहले ही बेतहाशा बढ़ोतरी हो चुकी है, पानी के बिलों के अंदर बेतहाशा बढ़ोतरी हो चुकी है, उस पर संपत्ति कर ना लगाया जाए। जम्मू कश्मीर के उपराज्य जनता पर रहम करे और संपत्ति कर को जो है तत्काल रूप के अंदर रोल बैक किया जाए, वापस लिया जाए। तो वापस लिया जाए, रोल बैक किया जाए जो प्रॉपर्टी टैक्स है, और उसी की मांग को लेते हुए तमाम पार्टियों के नुमाइंदे जो है आज यहाँ जम्मू अम्फला में बैठ के अपना प्रोटेस्ट किया है और हंगर स्ट्राइक इन्होंने आज की है। एक दिन की हंगर स्ट्राइक में रहेंगे ताकि अपना एक जो गुस्सा है, रोष है, वो व्यक्त कर पाए। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। पुलवामा में हालिया दिनों कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हलाकत को लेकर आज कस्बा कुलगाम में सिविल सोसाइटी की जानिब से एक कैंडल मार्च निकाला गया। मार्च में हर तबके के लोगों ने शिरकत करके अपना एहतजाज दर्ज करवाया। एहतजाजियों ने हलाकत की मजम्मत की और उसे इंसानियत सोच कदम करार दिया। उन्होंने सरकार से अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने की अपील की है।
बहुत अफसोस है। और एक वाक़ा हो गया, पहले कोई एक शुकन वाक़ा हो गया। अपील करता हूँ गवर्नमेंट को, पूरा उसको तहफ़्फ़ुज़ करो, और जो ये टारगेट किलिंग करता है उसको मैं कंडम करता हूँ और शेम करता हूँ। 30 साल जो ये पंडित यहाँ मुसीबत उठा रहा है, और ये कश्मीर का ताज है, पंडित जम्मू कश्मीर का ताज है पंडित जी। लिहाजा मैं अपील करता हूँ सबको, उसको बचाओ और इसको तहफ़्फ़ुज़ दें। कल हमारे एक हिंदू भाई की हत्या की गई पुलवामा में, हम बिल्कुल कड़े अल्फाजों में उसकी मजम्मत करते हैं, क्योंकि हमारा दीन जो है इस्लाम, वो बिना किसी भी अनआर्मड बंदे का यानी कि सिविलियन किलिंग्स को बिल्कुल अपोज करता है। किसी को भी इजाज़त नहीं देता है कि किसी निहत्ते का कत्ल किया जाए या इंसानियत का कत्ल किया जाए। हम पूरे कुलगाम की आवाम उस सिविलियन किलिंग के खिलाफ आज यहाँ पे ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। पीडीपी जम्मू डिस्ट्रिक्ट यूनिट ने आज भी प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ अपनी दस्तखती मुहिम चलाई। पीडीपी ने हाल ही में जारी करदा प्रॉपर्टी टैक्स नोटिफिकेशन के खिलाफ एहतजाज किया। पीडीपी लीडरों ने गांधीनगर के गुल मार्केट इलाके में प्रॉपर्टी टैक्स पर अवामी बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस मौके पर पीडीपी लीडरों ने कहा कि नए प्रॉपर्टी टैक्स निजाम से गरीब लोग बुरी तरह मुतासर होंगे। उन्होंने हुकूमत से प्रॉपर्टी टैक्स के अहकाम को वापस लेने की मांग की है। जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स 1 अप्रैल से लगाया जा रहा है, लेकिन इसके खिलाफ बहुत सारे लोग सड़कों पे उतरे हैं। और पीडीपी की अगर हम बात करें तो उन्होंने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया है, शुरू किया है। कुछ दिन पहले से ये कैंपेन शुरू हुआ है। अगर हम आज की बात करें तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो पीडीपी का यूनिट है उनकी तरफ से गोल मार्केट में ये सिग्नेचर कैंपेन चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं, लोगों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अलियास है। आपने आज सिग्नेचर कैंपेन में जो प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ आपने सिग्नेचर किया है, क्यों लगता है आपको कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए? क्योंकि हम लोग जो जहाँ तक सोचते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए, हमारे मतलब पुरखों की कमाई है तो उसमें प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगना चाहिए, इसमें हमारा ही नुकसान है। इस पर बात करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट पीडीपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं और बाकी लीडरान हैं। आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र टिंकू है। आप पीडीपी से हैं, आपने सिग्नेचर कैंपेन लगाया, क्यों शुरू किया? हमने सिग्नेचर कैंपेनिंग ये लोगों की वजह से लगाया है। लोगों का मन नहीं है कि प्रॉपर्टी टैक्स दें। लोग जो हैं हमारे स्टेट के गरीब हैं, बेरोजगार नौजवान बच्चे हैं, दुकानदारों के काम भी नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, जीरो है सिस्टम। इस वजह से ये लोग इसके प्रॉपर्टी टैक्स के काबिल नहीं है बेचारे, ये कहाँ से देंगे? ऑलरेडी इतने टैक्स लगे हुए हैं। रोज म्युनिसिपैलिटी जो है महीने भर का हर एक घर से 100 रुपया ले जाती है, महीने का 1200 रुपया वो टैक्स हो गया। और कितने टैक्स भरेंगे ये? सिग्नेचर कैंपेन कब तक ये चलता रहेगा, इस पर जरा बताएं। ये कंटिन्यू चलेगा थोड़े दिन, जब तक हमें ये लगता है ऊपर से इशारा नहीं मिलेगा कि एलजी साहब जो हैं इस पर थोड़ा नरम हुए हैं, तब तक ये कंटिन्यू चलता रहेगा। गैप देंगे बीच में, लेकिन ये चलता ही रहेगा। कैसा रेस्पॉन्स आप खुद देख रहे हैं कि लोग अपने आप जो सिग्नेचर कर रहे हैं, मर्जी से कर रहे हैं, कोई जोर जबरदस्ती से कर नहीं रहे हैं। हम जब कहते थे ना, हमारी मैडम महबूबा जी जब बोलते थे कि 370-35 पे, कि लोग कहते थे कि नहीं यार ये कश्मीर की पार्टी है। लेकिन आज ये आपने भी देख लिया, और जहाँ के लोग जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं पीडीपी के नाम पे, कि लोग जो 370-35 से जो चोरी से हमसे लूटा गया था उसके खिलाफ हैं लोग। ज़्यादातर लोग इसके काबिल नहीं है प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए। पहले तो हमें कोरोना की मार पड़ी हुई है, बाजारों में काम नहीं है, लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, बच्चे घर में बेकार बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वालों ने बच्चों को बाहर निकाल दिया। और सबसे बड़ी बात है जो हमें कंपेयर करते हैं लुधियाना से, चंडीगढ़ से, दिल्ली कितना बड़ा हब है, लुधियाना में इंडस्ट्री कितनी है, हमारे जम्मू में क्या है? कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर में शरह अमवात में नुमाया कमी देखने में आई है। यूटी में शरह अमवात साल 2014 में तकरीबन 5 से 6% से कम होकर 0.21% रह गई है। माहिरीन के मुताबिक ये सिर्फ हुकूमत की तरफ से शुरू की गई मुख्तलिफ फलाही स्कीमों की वजह से मुमकिन हुआ है। गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान मुल्क की खवातीन में भी काफ़ी शऊर बेदार हुआ है। हाल ही में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर में भी साल 2014 से बच्चों की अमवात की भी बतदरीज कमी देखी जा रही है। पैथोलॉजी के मुताबिक
माहिरीन के मुताबिक ये पैथोलॉजी टेस्ट में इजाफे और बच्चे की पैदाइश से कबल खवातीन में मसाइल की तशखीस की वजह से मुमकिन हो सका है। मॉर्टेलिटी कम हुई है, ये अवेयरनेस है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिससे कि और लोगों में भी ये अवेयरनेस है और गवर्नमेंट इसको एडवर्टाइज़ करती है कि आप आओ। फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी दी है गवर्नमेंट ने जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत। अपने डॉक्टर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पे हैं, उससे नीचे लेवल पे भी लोग, या हमारे अगर उसके नीचे अगर डॉक्टर नहीं मिलेगा, आपको एक मल्टीपर्पज़ वर्कर मिलेगा जो गाइड करेगा। कुछ चीज़ें तो वो खुद करेगा, बाकी वो पेशेंट को अच्छे से गाइड करेगा। आशा वर्कर्स हैं हमारे पास या आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो कि बेसिक चीज़ें वो फैसिलिटीज़ जो दे रही हैं, जैसे इम्यूनाइजेशन, हम जैसे टेटनस की इम्यूनाइजेशन है, और डाइटिंग के कैसा डाइट वगैरह खाना है लोगों को, और चेकअप में क्या क्या टेस्ट करवाने हैं, वो लोगों को मोटिवेट करके वो अच्छे से उनका जो चेकअप है पूरे 9 मंथ्स हो जाता है। और फिर उनको ये मोटिवेट किया जाता है कि आप आइए और एक हॉस्पिटल में डिलीवरी कराइए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सच है कि पहले जो था इतनी फैसिलिटीज़ लोगों को नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, और डायग्नोस्टिक में भी काफ़ी हमारा परिवर्तन आया है, चीज़ों में ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आई हैं जिस वजह से लोगों का डायग्नोसिस समय पे हो जाता है। जैसे कि आप सर्वाइकल कैंसर को ही लीजिए। सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है, अगर उसकी सही समय पर जांच हो जाए, सही समय पर उसका डायग्नोसिस बन जाए, तो स्टेज 1 कैंसर्स का 95% चांसेस हैं क्योर होने का। इसी तरह से पहले एक समाज में हमारे ये देखा जाता था कि लेडीज़ पैप स्मेयर टेस्ट नहीं करवाते थे, ये बच्चेदानी की जांच के लिए होता है टेस्ट, तो उसको अगर हम पहले स्टेज 2, स्टेज 3 या स्टेज 4 डायग्नोसिस होता था, उस टाइम पे बहुत देर हो चुकी होती है। आजकल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, लोगों की अवेयरनेस है, उस वजह से हम एक कैंसर की स्क्रीनिंग के जो टेस्ट हैं उससे लोगों को समय पे अपने बारे में पता चल जाता है। बारामूला जिले के पटन हमरे रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन की जद में आकर एक 40 साल शख्स की मौत हो गई। महलूक की शिनाख्त चंद्रहवा पटन के रहने वाले मोहम्मद हफीजुल्लाह गनाई के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। जिला साबा के सरहदी इलाके घगवाल के गांव हरसट के खेतों में एक मशकूक गुब्बारा मिला है। गुब्बारे पर PIA लिखा हुआ है। देखकर देहातियों ने इसकी इत्तला पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया। मामले की जांच जारी है। NC लीडर तनवीर सादिक ने स्किम्स को HNME डिपार्टमेंट के तहत करने पर अपना रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि स्किम्स एक खुद मुख्तार इदारा था। स्किम्स में बहुत से पेचीदा अमराज का इलाज किया गया है। NC लीडर ने कहा कि हमें कमजोर इदारों को मजबूत करने की जरूरत है, लेकिन इंतजामिया इनको दिन ब दिन कमजोर कर रही है। पहली बात मैं बार बार यही सुबह से कह रहा हूं कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन वीक हो तो हमारी कोशिश होती है उसको स्ट्रांग बनाने की। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के बाद सबसे मशहूर और सबसे बड़ा हॉस्पिटल था टर्शरी केयर, पेशेंट केयर और रिसर्च में। अब आपने उसमें इंटरफेरेंस लाई गवर्नमेंट की। इसका जो मकसद था पूरा स्किम्स का, उसका मकसद था कि वो एक ऑटोनमस बॉडी हो जिसमें वो रिसर्च करे और किसी की इंटरफेरेंस हो। और इसी की वजह से ये जब भी कभी भी जो चाहे जम्मू कश्मीर में कभी भी कोई डिजीज का कोई भी प्रॉब्लम हुआ, स्किम्स फ्लाइंग कलर से बाहर आया। अब अचानक आपने इसका ऑटोनमस कैरेक्टर ले लिया तो आपका रिसर्च रुक जाएगा, आपकी टीचिंग रुक जाएगी, आपका पेशेंट केयर पे असर होगा। आप देखिए बाकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का हाल। इसीलिए जो स्किम्स इसलिए मशहूर था क्योंकि ये ऑटोनमस था और इसीलिए लोगों की खिदमत कर सकता था। अब आपको हर एक छोटी छोटी चीज के लिए सेक्रेटेरिएट जाके एक डिपार्टमेंट के अंडर उसका सिग्नेचर लेना है। तो मुझे लगता है दिस वॉज नॉट द राइट वे। और ये बिल्कुल जिस तरह आपने वक्फ बोर्ड के साथ किया, REC के साथ किया, अब इसके साथ भी आपने इसके ऑटोनमस कैरेक्टर ले लिया, तो ये इंस्टीट्यूशन ग्रो कैसे करेगा। जम्मू कश्मीर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जम्मू में एक स्मार्ट सोलर प्रोजेक्ट मुतारफ कराया गया। हुकूमत बिजली पैदा करने के ख्वाहिशमंदों को रूफटॉप सोलर पैनल्स मुहैया कराएगी। ऐसे सारिफों को हुकूमत 56% सब्सिडी फराहम करेगी। इस तरह के सोलर सिस्टम से पैदा होने वाली बिजली ग्रिड स्टेशन को सप्लाई करना होगा। अगर कोई अपनी खपत से ज्यादा बिजली पैदा करता है तो PDD उस सारिफ की बिजली शरहों को कम कर देगा। इस तरह बिजली की बचत करने वाले सारिफीन को माली फायदा दिया जाएगा और सारिफीन अपने माहाना बिजली बिलों को सिफर करने के काबिल बन जाएंगे।
बताया गया है कि इससे ग्रिड स्टेशनों पर पीक आवर्स में लोड कम करने में भी मदद मिलेगी। हुकूमत लोगों को तरगीब दे रही है कि वो इस स्कीम से फायदा उठाए। एक पावर प्रोड्यूसर है और जो पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ग्रिड के बीच में जा रही है। सपोज इफ यू आर इंस्टॉल किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं तो कम से कम 4 से 5 यूनिट्स आप पीडीडी को दे रहे हैं दिन भर में, और जो आप पीडीडी से ले रहे हैं, सपोज करिए आप 10 यूनिट्स ले रहे हैं डेली में, तो 10 - 4 और 5 मान लीजिए 5 या 6 यूनिट्स का आपको बिल देना है। तो कुल मिला के आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में इसमें रियायत मिलेगी आपको। जैसे कि साल भर में आप काउंट करेंगे तो आपको लगभग 50 से 60% रियायत मिलेगी बिल में। मतलब लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ को लेके। वो चाहते हैं कि आओ हमारे घर, आओ सर्वे करो, देखो कि हमारा कितना सूटेबल है, हमारा ये बिल आता है हम इसको कैसे कम करें। कहीं ना कहीं लोगों को रहता है कि काफ़ी सारा बिल आ रहा है, आगे यूनिट्स भी इंक्रीज़ हो रही हैं, उनको ज़्यादा खर्चा बढ़ रहा है इस चीज़ का, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में उनको अच्छा सॉल्यूशन मिल रहा है सोलर के साथ। सर्च की और सर्च करके पता चला कि हाँ, आई थिंक ये एक गुड ऑप्शन हो सकता है, एक सस्टेनेबल ऑप्शन हो सकता है हमारे लिए गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि वी नो आगे जाके हमारे बिल्स और यूनिट के रेट्स सब बढ़ रहे हैं। तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव फ्रॉम गवर्नमेंट, क्योंकि मैंने अभी पता चला हमें यहाँ पे कि ये लोग सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि वी नो कि बहुत सारे लोग चूक जाते हैं इस बात को लेकर, क्योंकि इसका इंफ्रा बहुत कॉस्टली रहता है अगर देखा जाए तो सोलर का। बट क्योंकि जेम की गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, सो आई फील इट्स अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव। एंड क्योंकि जैसे हम पता कर रहे थे यहाँ पे सिस्टम होते हैं ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, आई थिंक इस चीज़ का लोगों को पता चले और एक वाइब आनी चाहिए जम्मू के लोगों में भी कि हाँ, आई थिंक ये एक सस्टेनेबल ऑप्शन हो सकता है जिसको हम ऑप्ट कर सके और हमने बिल पर बचत कर सकें। और ये सबसे बढ़िया स्कीम है सब लोगों के लिए, जो गरीब है, अमीर है, सबके लिए ठीक है। कोई पैसा नहीं देना है, बिजली बनेगी वो वापस जाएगी, एक्सेस जो कंज्यूमर बिजली बिल 0 आ जाएगी। ये बड़ी स्कीम बड़ी अच्छी है, ये बड़ी मुझे लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें बहुत पैसा लगता है पहले लगाने में। गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, अभी तो डेढ़ की गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, ये तो बड़ा फायदा है। 65% सब्सिडी है, बाकी जो प्राइवेट कंपनियां वो कोई सब्सिडी नहीं देती। 65% सब्सिडी मिल रही है। 1,10,000 मुझे लगाना 5 यूनिट का, 1,10,000 देना है मुझे सिर्फ। 2.5 लाख का टोटल है इनका प्रोजेक्ट, 2.5 लाख से ऊपर है, हमें तो फायदा है। लावेपुरा श्रीनगर के टीके कॉलेज में नेहरू युवा केंद्र श्रीनगर की जानिब से G20 की अहमियत और इसके फवायद के सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट लेवल यूथ पार्लियामेंट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में काफी तादाद में नौजवान लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम में श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जुनैद अजीमतू मेहमान खुसूसी थे। डिप्टी डायरेक्टर नेहरू युवा केंद्र कमेटी के चेयरमैन, कश्मीर यूनिवर्सिटी के क्वालिटी एश्योरेंस के डायरेक्टर प्रोफेसर मंजूर अहमद और दीगर माहिरीन ने इसमें शिरकत की। माहिरीन ने G20 सरबराही इजलास की अहमियत व इफादियत और खासकर जम्मू कश्मीर में मुनक्किद होने वाले इजलास से यहाँ के नौजवानों को ग्लोबल लेवल पर मिलने वाले प्लेटफॉर्म पर तबादला ख्याल किया। माहिरीन ने मजीद कहा कि इस तारीखी इकदाम से तामीर और तरक्की और दीगर मैदानों में जम्मू कश्मीर को काफ़ी फ़ायदा होगा। प्रोग्राम हुआ है G20 का, जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स आए थे और कुछ यूनिवर्सिटी से भी आए थे, जिन्होंने हमें बताया G20 के इम्पोर्टेंस के बारे में। और उन्होंने ये भी बोला कि यूथ का क्या बेनिफिट है, यूथ को इससे क्या मिलेगा। यहाँ के यूथ से उनको मौका मिलेगा अपने उनमें जो टैलेंट है वो बाहर दिखाने का और लोगों को फिर और अपने नाम रोशन करने का और पूरे मुल्क का भी नाम रोशन करने का। इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट खाली यूथ को जाता है। जितना यूथ इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा उतना उसे यूथ को बेनिफिट मिलेगा। G20 का जो प्रोग्राम यहाँ पे हुआ, मतलब खास करके मतलब ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खास करके जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे इंडिया के लिए। इसमें बताया गया, इम्पोर्टेंस दी गई इसमें कि मतलब से कितना फ़ायदा होगा, कश्मीर में कितना फ़ायदा होगा, या पूरे इंडिया में हम कह सकते हैं कितना फ़ायदा होगा, ग्लोबली बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे। G20 जनाब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो नौजवान है, यूथ है, इस पर मेजर फोकस है। मेजर एक इवेंट जो हो रहा है मुल्क भर में अंडर दिस G20 प्रेसिडेंसी, दैट इज़ यूथ 20, Y20 जिसको आप बोलते हैं। तो उसको लेकर के मैं ये कहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म को समझना चाहिए हमारे नौजवानों को। इस प्लेटफॉर्म को उनको अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आजकल के वक्त में अब इन नौजवानों को किन नए स्किल्स का होना ज़रूरी है।
आज जो मजलिस यहाँ पे मुनक्किद हुई नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट की, उसमें एक अहम कड़ी है और जो हमारे मुल्क की अभी सदारत आई है G20 की, हम सब के लिए खसूसन नौजवानों के लिए एक फ़ख्र का बाइस भी है और एक मौका भी है कि हम तबादले ख्याल करें, आलमी सतह के जो मसले मसाइल हैं उन पे अपनी ओपिनियन ज़ाहिर करें और उन आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करें। तो आज एक अहम उसमें जो नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट है उसका इनेकाद यहाँ नेहरू युवा केंद्र ने किया है और मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। श्री माता वैष्णो देवी के ताराकोट ट्रैक से सांझी छत तक रोपवे बनाने के प्लान की जमकर मुखालफत हो रही है। कटरा के तमाम ताजिर मंसूबे की मुखालफत करते नजर आ रहे हैं। ताजिर तबके का कहना है कि अगर कटरा में रोपवे प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो उन्हें बहुत नुकसान होगा। इन लोगों ने प्रोजेक्ट बनाने के खिलाफ अपनी मुजाहमत जारी रखने का ऐलान किया। अपने मुतालबात को लेकर इन ताजिरों ने आज अपने कारोबार और दुकानें बंद रखी थी। ट्रैक के अंदर 1500 दुकान है, 12,200 आदमी वहाँ काम करता है। वैष्णो देवी ट्रैक के अंदर जो लेबर है, इन लोगों को बेरोजगार करके श्राइन बोर्ड नया कटरा बसाने जा रहा है। हम पहले ही सताए हुए हैं। हम श्राइन बोर्ड को ये चेतावनी देना चाहते हैं, अगर श्राइन बोर्ड ने गंडोला रद्द नहीं किया, श्राइन बोर्ड की ईंट से ईंट बजा देंगे। कोई सीनियर सिटीजन जहाँ पे जहाज में नहीं जाता, जहाँ पे वो जाता है जिसका फोन सबसे बड़ा होगा, जिसके पास पैसा होगा। आरती में वो बैठेगा जिसके पास 2000 होगा। 1 करोड़ यात्रा जहाँ पे आती है, 50 लाख को पता ही नहीं होता है पिंडिये का। धक्के पे धक्का श्राइन बोर्ड ने फैसिलिटी देनी चाहिए। श्राइन बोर्ड ने इधर पिकनिक नहीं बनानी चाहिए। गंडोला लगाना है, पंचारी में जाएं, जंगल गली में जाएं, चसाना में जाएं, जहाँ गरीबी है, जहाँ लोगों के पास पैसा नहीं है। 20 लाख लोगों को श्राइन बोर्ड जहां पे बेरोजगार कर रहा है। बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर और J&K माइनॉरिटी मोर्चा के इंचार्ज MD फहीम साफी ने अपोजिशन पार्टियों को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर में अपोजिशन पार्टियां लोगों में यह गलतफहमी पैदा कर रही हैं कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ है। बांडीपुरा बीजेपी जिला दफ्तर पर वर्करों से खिताब करते हुए फहीम साफी ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि वजीर आजम जम्मू कश्मीर के अवाम के तई मुस्बत सोच रखते हैं। इस प्रोग्राम में बीजेपी जिला सदर बांडीपुरा नसीर अहमद लोन, अमरजीत सिंह बट, इम्तियाज, मोहम्मद अशरफ ऋषि और दीगर मौजूद रहे। अमरजीत सिंह सरमाई तातीलात के बाद कल से यूटी में महकमे तालीम स्कूल खोलने की तैयारी कर रहा है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स वर्क्स के दौरान यह मामला ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज है। ट्रैफिक मामले में हमारे साथी शब्बीर अहमद ने SSP ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर मुजफ्फर शाह से बात की। सरमाई तातीलात के बाद स्कूल खुलने वाले हैं कल। ये बड़ा चैलेंज है ट्रैफिक के लिए भी, क्योंकि पूरे शहर में खुदाई हुई है। स्मार्ट सिटी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कुछ पुल भी बन रहे हैं आसपास शहर के। ऐसे में ट्रैफिक महकमे ने क्या इंतजाम किया है? हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस SSP श्रीनगर मुजफ्फर शाह साहब हैं। मुजफ्फर साहब, बड़ा चैलेंज कल? बिल्कुल, इट्स अ मेजर चैलेंज, क्योंकि आप देखें कि जिस तरीके से काम हो रहा है स्मार्ट सिटी के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं और जो कॉरिडोर है अवेलेबल फॉर ट्रैफिक, वो हर जगह पे कंजेस्टेड आज की डेट में। सो क्लियरेंस ऑफ द ट्रैफिक इज अ मेजर प्रॉब्लम। तो जो स्कूल्स खुलने हैं तो इससे तो प्रेशर बहुत डेवलप होना है। तो एक तो इसमें हमने 2 चीज़ें की हैं। एक तो मैंने जो डिफरेंट स्कूल्स हैं, पर्टिकुलरली जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में फॉल करते हैं, तो मेरी गुजारिश उन सब से रही, उनकी जो ना एडमिनिस्ट्रेशन है स्कूल की, कि हाउ बेस्ट दे कैन हेल्प आउट इन नॉट गेटिंग व्हीकल्स थ्रू लाल चौक और रेजिडेंसी रोड। जो इनसे बात हुई है तो होपफुली इंशाल्लाह जो प्लान है ये ऑन ग्राउंड कल इम्प्लीमेंट हो जाएगा। कोशिश रहेगी कि जितनी कम गाड़ियां इन 2 जो कंजेस्टेड हमारे इससे आए। दूसरी एक जो इसमें जो डेवलपमेंट थी वो है रिगार्डिंग द चेंज ऑफ स्कूल टाइमिंग्स। इसमें स्कूल टाइमिंग्स भी अप्रूवल इसमें ना ऑलरेडी आ गया है, तो स्कूल टाइमिंग्स भी चेंज हो गई हैं। उससे ये एक एडवांटेज है कि जो हमारा नॉर्मल एक जो सिलसिला था, जो ओपनिंग अप ऑफ जैसे बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स, ऑफिस या बाकी जो यहाँ पे दफ्तर जहाँ पे जो है,
एग्जाम्स है और सेंटर अलग अलग जगहों पे हैं, ये आपके लिए मसला बनेगा क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद है तलबा की, जैसे आप अभी कह रहे थे कि इनके सेंटर अपने स्कूलों में नहीं होते, तब बच्चे अपने ट्रांसपोर्ट में आते हैं। बिल्कुल, ये एक एडेड प्रॉब्लम है। अब सिर्फ ये है कि क्लास 8th का जो है अभी जो एग्ज़ाम जो शुरू चल रहा है तो उसमें ये डिफरेंट स्कूल्स में है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो होपफुली जो सेग्रीगेशन हो जाएगी, बाकी जो स्कूल जो टाइमिंग है तो इससे थोड़ा सा ईज आउट हो जाएगा। मेरी गुजारिश रहेगी कि अगर लोग ना जो लाल चौक क्रॉस करते थे, अगर वया जो राजबाग वाला जो कॉरिडोर वो यूज़ करें, वो बेहतर है, ताकि इस पे जो है प्रेशर हमारा कम रहे और जिनको मजबूरी है कि इस रोड का ना यूज़ करना ही करना तो वो कर सकते हैं। और इवन का कंसेप्ट लगता है आपको कि जैसे हालात है सड़कों की है और लोगों के जो पुराने आतवार रहे हैं, आदतें रही है, और इवन कर सकते हैं, ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है? देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली वंस वी आर फुली ऑपरेशनलाइज इन टर्म्स ऑफ जो स्कूल जो बाकी सारा है, तो जिस तरीके से बिहेवियर हमें लगेगा कि रोड्स पे होगा कि कॉरिडोर इतना चौक हो गया कि अब देयर इज नो अदर ऑप्शन, अगर हमने कहीं पे डाइवर्जन दिया और वट एवर जो ना हमने प्लान किया है, अगर इफ इट इज नॉट वर्किंग मे बी देन वी मे हैव टू लुक फॉर अदर ऑप्शंस। उसमें ऑड इवन का भी हो सकता है कि दिस कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन कि जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। शुक्रिया। मुजफ्फर साहब जो हमें बता रहे थे कि मसाइल हैं, इन मसाइल का हल भी है, एक मंसूबा है, लेकिन मंसूबा कितना बेहतर लोग चलाएं जो सफर करने वाले हैं या जो गाड़ियां चलाने वाले हैं उन तक है, नहीं तो ये सूरत हाल भी पैदा हो सकती है कि वही दिल्ली वाला और इवन वाला फार्मूला इस्तेमाल करना पड़े। जहांगीर अजीज के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर।